कलेक्टर साहब की शादी में भिखारी पहुंचा और कहा अगला नंबर तुम्हारा है। फिर हुआ। शहर के हर गली मोहल्ले में शादी की चर्चा थी। यह कोई आम शादी नहीं थी, बल्कि इसे सदी की सबसे भव्य शादी कहा जा रहा था। शादी का आयोजन शहर के सबसे बड़े और महंगे मैरिज हॉल में किया गया था, जिसे दूर से देखने पर ही यह महसूस होता था कि यह कोई शाही महल है। बाहर बड़ी बड़ी झालरों से रोशनी की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि पूरी रात भी यह स्थान दिन की तरह चमकता नजर आ रहा था। मैरिज हॉल के प्रवेश द्वार को सोने चांदी की नक्काशीदार तोरण द्वार से सजाया गया था। जब मेहमान गेट से अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो फूलों की बारिश की जा रही थी। गुलाब, रजनीगंधा और मोगरे की भीनी भीनी खुशबू हवा में घुली हुई थी। पूरे आयोजन स्थल पर एक से बढ़कर एक महंगे विदेशी फूलों से सजावट की गई थी, जो शादी को और भी भव्य बना रहे थे। विशाल मंच को एक भव्य राजा महाराजा के दरबार की तरह बनाया गया था। चारों ओर मखमली पर्दे लटकाए गए थे और उन पर सुनहरी कढ़ाई की गई थी। लाल कालीन बिछाए गए थे, जिन पर चलते हुए हर मेहमान को मानो किसी राजसी सभा में प्रवेश करने का अनुभव हो रहा था। शादी के हर पल को यादगार बनाने के लिए हॉल के चारों ओर बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए थे, जिन पर शादी के हर रस्म को लाइव दिखाया जा रहा था। मीडिया और प्रेस के लोग भी इस भव्य आयोजन की कवरेज करने के लिए वहां मौजूद थे। बाहर पार्किंग एरिया में एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां खड़ी थी। BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां इस बात का प्रमाण दे रही थी कि यह शादी किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि एक बड़े व्यक्ति की थी। इस शाही शादी का दूल्हा कोई और नहीं, बल्कि जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर आदित्य वर्मा थे। उनकी गिनती राज्य के सबसे योग्य, ईमानदार और मेहनती अफसरों में होती थी। लेकिन उनकी यह सफलता किसी विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि उन्होंने इसे कठिन संघर्ष और अथक परिश्रम से अर्जित किया था। आदित्य वर्मा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता गांव में एक साधारण किसान थे और माता गृहिणी। बचपन में उनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उनके पास पढ़ाई के लिए अच्छे संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके अंदर ज्ञान पाने की अदम्य जिज्ञासा थी। वे रात के अंधेरे में लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। जब उनके दोस्त खेलते थे, तब वे किताबों में डूबे रहते थे। जब उन्होंने IAS बनने की ठानी, तो उनके पास कोई महंगे कोचिंग सेंटर जाने का साधन नहीं था। उन्होंने खुद से पढ़ाई की, पुरानी किताबों से ज्ञान अर्जित किया और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर कलेक्टर बनने का सपना पूरा किया। उनकी सफलता की कहानी पूरे शहर के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। आज, जब उनकी शादी हो रही थी, तो पूरा शहर इस पल का गवाह बनने के लिए उत्साहित था। दूल्हे की तरह ही दुल्हन भी किसी साधारण परिवार से नहीं थी। उनका नाम संस्कृति मेहता था और वे भी सरकारी सेवा में अधिकारी थी। वह न केवल बेहद खूबसूरत थी, बल्कि उनकी बुद्धिमानी और व्यक्तित्व भी लाजवाब था। संस्कृति का परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था। उनके पिता एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी थे और माता एक प्रोफेसर थी। बचपन से ही संस्कृति शिक्षा और संस्कारों से भरपूर वातावरण में पली बड़ी थी। उन्हें किताबें पढ़ने और समाज सेवा का बेहद शौक था। संस्कृति और आदित्य की पहली मुलाकात एक सरकारी कार्यशाला में हुई थी। वहां दोनों ने समाज में बदलाव लाने के अपने विचार साझा किए थे। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी और दोनों ने महसूस किया कि उनके विचार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बहुत मिलते जुलते हैं। संस्कृति ने भी कड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और प्रशासनिक सेवा में आकर महिलाओं के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। वे आदित्य के लिए केवल एक जीवन साथी नहीं, बल्कि उनकी प्रेरणा और शक्ति थी। उनकी शादी न केवल दो व्यक्तियों का मिलन थी, बल्कि यह ईमानदारी, मेहनत और सच्ची लगन से मिली सफलता का संगम भी थी। यह शादी किसी महल में होने वाले राजसी विवाह से कम नहीं थी। इस आयोजन में पूरे राज्य के नामी गिरामी लोग शामिल हो रहे थे। शहर के बड़े बड़े राजनेता, उद्योगपति, उच्च अधिकारी, पुलिस अफसर, न्यायाधीश, फिल्मी हस्तियां और कई बड़े प्रतिष्ठित लोग इस समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। शादी की शुरुआत भव्य बारात से हुई। आदित्य एक शानदार घोड़े पर सवार होकर बारात में शामिल हुए। बैंड बाजे की धुन पर उनके दोस्त, रिश्तेदार और अधिकारी झूम झूम कर नाच रहे थे। सड़कें दूल्हे की बारात देखने के लिए खचाखच भरी थीं। लोग छतों और बालकनियों से फूल बरसा रहे थे। कुछ लोग अपने मोबाइल से इस यादगार पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। बारात का रास्ता गुलाब की पंखुड़ियों से सजा था, जिससे पूरी सड़क पर सुगंध फैल गई थी। जब बारात मैरिज हॉल पहुंची, तो दुल्हन पक्ष ने पारंपरिक रीति रिवाजों से बारातियों का स्वागत किया। दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे और उनके परिवार वालों को फूलों की माला पहनाई और मिठाइयां खिलाईं। मैरिज हॉल के अंदर हर चीज पर बारीकी से ध्यान दिया गया था।
मेहमानों के लिए 300 से अधिक प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए थे, जिनमें भारतीय, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और देसी स्ट्रीट फूड भी शामिल थे। मेहमान स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे और शादी की भव्यता की प्रशंसा कर रहे थे। संगीत की मधुर धुनों के बीच विवाह की रस्में शुरू हुईं। जयमाल के दौरान आदित्य और संस्कृति ने एक दूसरे को माला पहनाई और पूरा हॉल तालियों और हर्षध्वनि से गूंज उठा। धीरे धीरे 7 फेरों का समय आया। पवित्र अग्नि के सामने आदित्य और संस्कृति ने 7 वचन लिए। पंडित जी के मंत्रों के उच्चारण के साथ यह शुभ कार्य संपन्न हुआ। शादी के दौरान आदित्य के चेहरे पर चमक थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पल में एक अचानक आया मेहमान पूरी शादी का माहौल बदल देगा। शादी का माहौल पूरे जोश और उमंग से भरा हुआ था। अंदर संगीत की मधुर धुन बज रही थी, मेहमान स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे थे और स्टेज पर वर वधू की तस्वीरें खिंचवाई जा रही थी। लेकिन इसी बीच दरवाजे पर एक अजनबी व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। वह एक बूढ़ा भिखारी था। उसके कपड़े जर्जर, जगह जगह से फटे हुए थे। पैरों में टूटी हुई चप्पलें थीं, जिन पर मिट्टी जमी हुई थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और दाढ़ी सफेद होकर बेतरतीब बढ़ी हुई थी। बाल बिखरे हुए और धूल मिट्टी से सने थे। उसकी आंखों में असहायता थी, लेकिन वे गहरी और जानी पहचानी भी लग रही थी। उसने कांपते हाथों से अपनी लाठी पर सहारा लिया और भारी कदमों से गेट की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी, मानो वह किसी खास व्यक्ति से मिलने आया हो। मैरिज हॉल की सुरक्षा कड़ी थी। बाहर कई गार्ड्स तैनात थे, जो हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस मैले कुचले व्यक्ति को गेट पर देखा, तुरंत ही उसे रोक लिया। रुको, कहाँ जा रहे हो? एक गार्ड ने सख्त आवाज में कहा। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, मुझे दूल्हे से मिलना है। गार्ड्स ने उसे घूरते हुए देखा। उनकी नजर में वह सिर्फ एक भिखारी था, जो शायद खाने के लिए या भीख मांगने के लिए अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। यह कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ से चले जाओ, एक गार्ड ने सख्ती से कहा। लेकिन बूढ़े आदमी ने सिर उठाकर फिर कहा, बस एक बार, मुझे आदित्य से मिलना है। गार्ड्स ने उसे धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ मेहमानों की नजर इस घटना पर पड़ी। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग फुसफुसाने लगे, ये भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? कोई अशुभ संकेत तो नहीं? कलेक्टर साहब की शादी में ऐसा दृश्य। कुछ लोग अजीबोगरीब शक भरी नजरों से बूढ़े व्यक्ति को देखने लगे। कुछ का मानना था कि उसे तुरंत भगा देना चाहिए, जबकि कुछ सोच रहे थे कि आखिर वह यहाँ क्यों आया है। भीतर बैठे मेहमानों को जब इसकी खबर लगी, तो वहां भी हलचल मच गई। माहौल में अचानक एक बेचैनी और रहस्य घुल गया था। जब आदित्य को इस घटना की जानकारी दी गई, तो वे चौंक गए। एक बूढ़ा व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है, वह भी उनकी शादी के दौरान। गार्ड्स ने जब उनसे पूछा कि क्या इसे अंदर आने दिया जाए, तो आदित्य कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, उसे अंदर आने दो। उनका आदेश सुनकर हॉल में एक सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे, कलेक्टर साहब इस भिखारी से क्यों मिलना चाहते हैं? क्या वे इसे जानते हैं? जैसे ही गार्ड्स ने उसे रास्ता दिया, वह वृद्ध धीमे धीमे लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें एकदम स्थिर थीं। वे सीधे दूल्हे को देख रही थीं, मानो वर्षों से किसी खोए हुए चेहरे को खोज रही हों। पूरे हॉल में हलचल मच गई। लोग अपनी कुर्सियों से उठकर उसे देखने लगे। कुछ ने अपने फोन निकाल लिए, तो कुछ एक दूसरे से पूछने लगे, ये कौन है? जब वह स्टेज के पास पहुंचा, तो उसके चेहरे पर एक गहरी पीड़ा झलक रही थी। कांपते होठों से उसने धीमे लेकिन ठहराव भरी आवाज में कहा, अगला नंबर तुम्हारा है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी की सांसें थम गईं। संगीत बंद हो गया। कैमरे, रोशनी, सब कुछ मानो स्थिर हो गया हो। यह क्या कह दिया इसने? क्या ये कोई अपशकुन है? क्या कलेक्टर साहब के साथ कुछ अनहोनी होने वाली है? दुल्हन संस्कृति के चेहरे पर घबराहट थी। मेहमानों के चेहरे पर डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। लेकिन सबसे ज्यादा सन्नाटा अगर किसी के चेहरे पर था, तो वह आदित्य वर्मा थे। आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके चेहरे की सारी चमक एक पल में उड़ गई। उनके होंठ कांपने लगे और उन्होंने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुम, मोहन। लोगों की कानाफूसी तेज हो गई। यह मोहन कौन है? कलेक्टर साहब इस भिखारी को कैसे जानते हैं? कुछ लोग आदित्य के हाव भाव को गौर से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी भूले बिसरे अतीत की परछाई उनके सामने आ गई हो। मोहन ने दर्द भरी आवाज में कहा, हाँ, मैं मोहन हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है, जब हम छोटे थे, तो साथ पढ़ते थे? आदित्य के दिल में एक झटका लगा।
उनका अतीत बिजली की तरह उनकी आंखों के सामने कौंध गया। मोहन ने आगे कहा, हम दोनों गरीब थे, लेकिन तुमने अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का फैसला किया और मैं जिम्मेदारियों में फंस गया। मेरा सब कुछ छिन गया। मैंने तुमसे मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर के दरवाजे मेरे लिए बंद थे। आदित्य की आंखों में कुछ नमी झलकने लगी। मोहन की आंखें छलक आईं। उसने कहा, आज मैं इस हालत में हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें एक आखिरी बार देखने आऊंगा। शादी की चमक धमक के बीच ये पल मानो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह था। आदित्य अपनी जगह खड़े रहे, लेकिन उनके भीतर कुछ टूट रहा था। क्या सच में मैं ही इसका दोषी हूँ? आदित्य अब भी सदमे में थे। उनके दिमाग में मोहन के शब्द गूंज रहे थे। अगला नंबर तुम्हारा है। चारों ओर सन्नाटा था। मेहमान, रिश्तेदार और स्टाफ सब जड़ होकर यह नजारा देख रहे थे। आदित्य ने धीरे से, कांपती आवाज में पूछा, पर तुमने ये क्यों कहा, मोहन? मोहन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में बीते सालों की थकान और वेदना झलक रही थी। उसने बहुत धीमे और ठहराव भरी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि ये दुनिया किसी की नहीं होती। जिस तरह मैं बर्बाद हुआ, कल तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। सफलता स्थायी नहीं होती। हॉल में बैठे अमीर और प्रतिष्ठित मेहमान अब भी अपनी कुर्सियों पर सिमट गए थे। मोहन की बातों ने कई लोगों के दिलों में चोट की थी। मोहन ने आगे कहा, हम बचपन में दोस्त थे, एक दूसरे के साथ पढ़ते थे। हम दोनों गरीब थे, लेकिन हमने बड़े सपने देखे थे। तुम आगे बढ़ गए, लेकिन मैं रास्ते में ही छूट गया। यह मत सोचो कि तुम हमेशा ऊपर रहोगे। दुनिया की ऊंचाइयां स्थायी नहीं होती। एक झटका और सब बदल सकता है। आदित्य की आंखें विस्तार से खुली। वह अब भी इस पल को समझने की कोशिश कर रहे थे। मोहन के शब्दों ने आदित्य के दिल की गहराइयों को छू लिया। उनके भीतर पछतावे और अपराध बोध का एक तूफान उमड़ पड़ा। उनकी आंखों में पानी भर आया। उन्होंने धीमे धीमे कदम बढ़ाए और बिना किसी झिझक के, बिना किसी परवाह के। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखें भीग गईं। ये वही कलेक्टर साहब थे, जिनकी प्रतिष्ठा, पद और गरिमा की चर्चा पूरे शहर में थी। लेकिन इस वक्त वे किसी कलेक्टर की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान की तरह मोहन को अपनी बाहों में समेटे खड़े थे। मोहन की आंखें भी डगमगा गईं। उसने धीमे से कहा, आदित्य, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे गले लगाओगे। मैं तो बस तुम्हें देखने आया था। आदित्य ने गहरी आवाज में, लेकिन भीगी आंखों के साथ कहा, तुम अब अकेले नहीं हो, मोहन। मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। ये सुनकर मेहमानों के चेहरे पर अद्भुत भावनाएं उभर आईं। कुछ की आंखों में सम्मान था, कुछ के चेहरे पर संतोष। रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई। कलेक्टर साहब की ये दरियादिली देखी। सच में, आदित्य अब भी वैसे ही नेकदिल हैं। दुल्हन संस्कृति ने भी अपने पति की ओर देखा और उनके चेहरे पर गर्व झलकने लगा। मोहन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह कुछ नहीं कह पाया, बस एक शब्द निकला, धन्यवाद। शादी के बाद, जब आदित्य और संस्कृति ने अपना गृहस्थ जीवन शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि मोहन को अपने साथ घर ले आए। मोहन अब किसी चौराहे पर भीख मांगने वाला भिखारी नहीं था। आदित्य ने उसके लिए एक नौकरी की व्यवस्था करवाई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि मोहन सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करे। धीरे धीरे मोहन ने भी अपना आत्मविश्वास वापस पाया। वह अब फटे हुए कपड़ों और लाठी पर टिकी कमजोर काया वाला मोहन नहीं था। वह अब एक स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन गया था। सीख, सफलता मिलने के बाद हमें अपने पुराने रिश्तों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही रिश्ते हमारी जड़ों की तरह होते हैं। धन और पद केवल अस्थायी हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती और इंसानियत अमर रहती है। किसी इंसान की असली पहचान उसकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और संवेदनशीलता से होती है। जो लोग कठिन समय में आपके साथ खड़े थे, उन्हें अच्छे समय में भी याद रखना चाहिए। सुख के साथी तो हर कोई बन सकता है, लेकिन जो दुख में साथ दे, वही सच्चा अपना होता है। दुनिया की ऊंचाइयां स्थायी नहीं होती। जो आज ऊंचाई पर है, वह कल गिर भी सकता है। इसलिए अहंकार और घमंड से बचें, क्योंकि विनम्रता ही व्यक्ति को सच्चे सम्मान की ओर ले जाती है। सच्चे रिश्ते न तो पैसों से खरीदे जा सकते हैं और न ही शोहरत से बनाए जाते हैं। ये सिर्फ दिल से जुड़े होते हैं, जहां विश्वास, स्नेह और आत्मीयता का वास होता है। दोस्ती कोई सौदा नहीं, ये जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है, जिसे जितना निभाओगे, उतना समृद्ध होते जाओगे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको इससे कोई सीख मिली हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियां मिलती रहें।
आपकी एक शेयर से यह कहानी और भी लोगों तक पहुंच सकती है, जो शायद इसी तरह की सीख की तलाश में हों। धन्यवाद।